Good morning, students. I welcome you all to the social science class. So, today we are going to start with lesson number 6 of history, and the name of the lesson is The Revolt of 1857. And we are going to start with part number 1. So, let's begin. So, students, the revolt of 1857, this lesson is very much important, not for the purpose of studying, but also as a important event in the history. ये लेसन केवल आपके लिए कोई पढ़ाई के लिए आपको एग्ज़ाम देने के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि एज अ सोशल साइंस स्टूडेंट, एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट आपके लाइफ में के बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा अगर आप आगे ये सब्जेक्ट परस्यू करते हो। बिकॉज ये लेसन, ये जो रिवोल्ट था 1857 का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट माना जाता है हिस्ट्री का। तो इसलिए इस लेसन को बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनेंगे। So first of all we will just go through the introduction of the lesson, basic idea देखते हैं हम क्या है introduction में। So the expansion of the British territories, हमने लेसन नंबर 1, 2, 3 हिस्ट्री का पढ़ा है और उसमें हमने सब यही पढ़ा है। जो ब्रिटिशर्स आए थे उनकी जो हार्श पॉलिसीज थी, कैसे उन्होंने एंट्री ली थी और कैसे धीरे धीरे वो अपना एक कंट्रोल इस्टेब्लिश करते गए थे। तो उनकी जो भी पॉलिसीज थी और जो भी उन्होंने चीज़ें जो भी स्टार्ट करी थी, वो चीज़ों ने ऑल सेक्शन, जितने भी सेक्शन सोसाइटी के जो लोग थे, चाहे वो पीजेंट्स हैं, चाहे वो किंग है या जो भी है, उन्होंने हर किसी को अफेक्ट किया था उनकी पॉलिसीज ने। और जो रिसेंटमेंट था, रिसेंटमेंट मतलब जो एंगर, फ्रस्ट्रेशन जो थी लोगों के अंदर, वो धीरे धीरे क्या हो गई, बढ़ने लगी और लोग उसको एक्सप्रेस करने लगे। पहले लोग छुपा के रखते थे, एक्सप्रेस नहीं करते थे क्योंकि डरते थे, लेकिन जब ज़्यादा हो गया तो उन्होंने क्या किया, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने लगे। किसके फॉर्म में? प्रोटेस्ट की फॉर्म में, विद्रोह करना, ठीक है। आउटबर्स्ट, आउटबर्स्ट क्या होता है कि एक इंसान जब कोई चीज़ सहता रहता है, जब उसे लगता है कि नाउ इट लिमिट एक्सीड हो गई है, सो दे आउटबर्स्ट, मतलब अपना एंगर निकाल देते हैं बाहर। तो वो एक कंडीशन जो आउटबर्स्ट की थी वो उनके अंदर आने लगी, क्योंकि अब वो बिल्कुल थक चुके थे अपनी चीज़ों को, उनकी चीज़ों को मानते मानते। म्यूटिनीज, म्यूटिनीज भी एक तरीके का रिवोल्ट होता है, विद्रोह होता है। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। रैलीज, आपने देखा है रैलीज होती है, मास गैदरिंग करके लोग अपना इशू रेस करते हुए निकलते हैं सड़कों पर। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो 1857 के रिवोल्ट से पहले शुरू हो गई थी। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था वो शुरू हुआ था एज अ सिपॉय म्यूटिनी। सिपॉय वर्ड पे पहले भी बता चुकी हूँ, बट मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। सिपॉय जो थे वो इंडियन सोल्जर्स थे जो कि ब्रिटिशर्स की आर्मी में काम करते थे। अगर हम उनके नेशनलिज्म की बात करें तो देवर इंडियन, बट वो ब्रिटिशर्स की आर्मी में सोल्जर थे, उनकी तरफ से काम करते थे। तो ये जो रिवोल्ट था वो सबसे पहले सिपॉय मतलब उन सोल्जर्स ने, उनकी म्यूटिनी मतलब उनका रिवोल्ट था, उन्होंने सबसे पहले ये रिवोल्ट शुरू किया था। बाद में कॉमन पीपल ने ज्वाइन किया था। तो धीरे धीरे ये रिवोल्ट बढ़ता गया और जो कुछ नेशनलिस्ट हैं, इंडियन नेशनलिस्ट हैं, उन्होंने इस रिवोल्ट को कहा कि दिस इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। मतलब ये जो रिवोल्ट है वो हमारे इंडिया का इंडिपेंडेंस के लिए सबसे पहली वॉर है, दैट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो इतना ज़्यादा ये बड़ा इवेंट जो था, एक बड़ा रिवोल्ट जो था, वो इसीलिए हुआ। अब डिटेलिंग में पढ़ते हैं। उससे पहले मैंने आपको बताया था म्यूटिनी और रिबेलियन के बारे में। ये जो दो वर्ड्स हैं, ये कोई टॉपिक नहीं है, दो वर्ड्स हैं, दो टर्म है, म्यूटिनी एंड रिबेलियन। दोनों सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम एंटोनिम पढ़े ना, एंटोनिम अपोजिट वर्ड, सिनोनिम सिमिलर वर्ड्स। तो सिनोनिम्स है मतलब एक ही जैसे यूज होते हैं, बट बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है इनके बीच में। वो क्या है? दोनों का मतलब होता है रिवोल्ट करना, विद्रोह करना, किसी चीज के अगेंस्ट जाना। तो म्यूटिनी क्या है? म्यूटिनी एक ऐसा ओपन रिबेलियन है, एक ऐसा रिवोल्ट है जो किसी प्रॉपर अथॉरिटी के अगेंस्ट होता है। और ये जो रिवोल्ट है ये यूजुअली कौन करता है? सोल्जर्स हो गए, सेलर्स हो गए जो ट्रेवल करते हैं शिप में, ठीक है। सेलर्स हो गए और जो सोल्जर्स हैं, बेसिकली वही करते हैं रिवोल्ट। और जो रिबेलियन है, रिबेलियन का मतलब भी विद्रोह करना होता है, लेकिन ये कोई इस्टेब्लिश अथॉरिटी है, या बेसिकली आप कह सकते हो ये कॉमन पीपल अगर कर रहा है तो रिबेलियन है, सोल्जर कर रहा है, सेलर कर रहा है तो ये
म्यूटिनी है। दोनों का मतलब सेम होता है, आप एक जगह सिनोनिमसली इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट। अब आता है कि रिवोल्ट हुआ क्यों था, क्या कारण थे रिवोल्ट के। तो रिवोल्ट के कारण को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस एंड इमीडिएट कॉजेज। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहला आता है पॉलिटिकल रिवोल्ट। पॉलिटिकल कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज का ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, आई एम वेरी श्योर कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ चुके हो, लेकिन एक रीकैप करा देती हूँ कि जो सब्सिडी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दो के बारे में आपने पढ़ा था। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप पिछली वीडियोस देख के इसको याद करिए, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स टुगेदर अगेन। तो आप पिछली वीडियोस देख के इसको दोबारा देख सकते हैं। तो सब्सिडी लाइन्स और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ब्रिटिशर्स ने अपने दो सिस्टम शुरू किए थे, इसके अंदर क्या था, उन्होंने काफ़ी सारी जो रीजन्स थे, काफ़ी सारी जो स्टेट्स थी, उनको फोर्स किया था सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट करने के लिए, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी स्टेट्स पे कब्जा कर लिया था। तो जो किंग्स थे, जो रूलर्स थे, वो बहुत ज़्यादा एंग्री थे इस चीज़ से। ओध जो स्टेट थी, उन्होंने उसको भी कब्जा कर लिया था, वहाँ के लोगों को ये बोलकर कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो ढंग से काम नहीं कर रही है, हम लोग अगर आपको रूल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से उन्होंने बहला फुसला के रूलर्स के राइट्स ले लिए थे। तो सबसे पहला तो पॉलिटिकल कॉज यही था। उसके बाद जो प्रिंस थे स्टेट के, उन्होंने उनसे क्या छीन लिया था, उनका राइट ऑफ सक्सेशन। राइट ऑफ सक्सेशन का मतलब क्या है कि बेटे के बाद, किंग के बाद जो किंग का बच्चा है उसके पास राइट आएगा सक्सेशन का, मतलब अब वो सारे उसके पास अधिकार होंगे, लेकिन उन्होंने वो भी छीन लिया। उन्होंने क्या कहा डॉक्ट्रिन लैप्स के अंदर कि जो अडॉप्टेड सन होगा उसे कोई भी राइट नहीं मिलेगा। हाँ, वो मेन जगह जो किंग की है वहाँ तो वो रह ही नहीं सकता, और जो उसकी थोड़ी बहुत कोई अगर एरिया बना हुआ कोई बिल्डिंग है वहाँ वो रह सकता है, थोड़ा बहुत पेंशन उसको पैसा मिलता रहेगा। ये उन्होंने ये चीज़ कही। और जो लक्ष्मीबाई जो थी, रानी लक्ष्मीबाई, उनके अडॉप्टेड सन थे, उन्होंने उनको भी थ्रोन नहीं दिया। उसके बाद जो नवाब ऑफ कर्नाटक थे और तंजौर के जो नवाब थे, उनसे जो उनके रॉयल टाइटल्स थे जो दिए जाते थे राजाओं को उस टाइम पे, वो भी छीन लिए। उसके बाद नाना साहेब जो पेशवा बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन थे, उनको पेंशन तक नहीं थी उनसे, क्योंकि वो पेशवा बाजीराव टू की डेथ के बाद नाना साहेब बचे थे, अडॉप्टेड सन थे, राजा बन नहीं सकते थे डॉक्ट्राइन लैब्स के अंदर, तो इसलिए उनको ना पेंशन दी, और साथ में ये भी कहा कि आप अपने जो भी आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, आपके पापा की, आपके एंसेस्टर्स की, आपके पूर्वजों की, आप वहाँ नहीं रहेंगे, आप दूर जाके कानपुर में रहेंगे, आसपास इन जगहों पर नहीं रहेंगे। ऑर्डर थे, मानने पड़े। इसके अलावा मुस्लिम्स की फीलिंग को बहुत हर्ट किया था। मुस्लिम्स के जो भी टाइटल्स उस टाइम पे मुस्लिम्स को दिए जाते थे, उनके नाम जो थे वो कॉइन्स पे मिंट होते थे, प्रिंट किए जाते थे, छपते थे, वो भी उन्होंने को बंद कर दिए। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने अनाउंसमेंट करी 1849 में कि बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद उनकी फैमिली रेड फोर्ट में नहीं रहेगी। लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद उनका कोई भी जो सक्सेसर होगा उसे किंग नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि क्या बुलाया जाएगा, प्रिंस बुलाया जाएगा। तो जो हार्श पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की अगेंस्ट थग्स, ठग्स कौन होते हैं, हु लिव्ड बाय प्लंडर, मतलब जो चोरी चकारी करके लूट कर जिंदा रहते हैं, उससे गुजारा करते हैं। तो इस तरीके की जो उनके इरेगुलर सोल्जर्स और जो भी बिहेवियर वो आर्मी के साथ करते थे, सोल्जर्स के साथ करते थे, जो सिपाहीज थे, धीरे धीरे लोगों के मन में एंगर बढ़ता जा रहा था, और इसने कहीं ना कहीं रिवोल्ट का एक कॉज लिया। सेकेंड हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। पॉलिटिकल हमने पढ़ लिया, अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पे। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के अंदर क्या है, जो हाईएस्ट पोस्ट होती थी, ये हम टॉपिक भी पहले पढ़ चुके हैं, जो हाईएस्ट पोस्ट होती थी सिविल और मिलिट्री सर्विसेज में, वो केवल ब्रिटिशर्स के लिए होती थी। ठीक है, और इससे लोग बहुत, इंडियंस जो थे, जो एरिस्टोक्रेटिक इंडियंस थे, एरिस्टोक्रेटिक इंडियंस मतलब जो हाई इंडियंस, रिच इंडियंस होते थे, वो लोग बहुत इस चीज़ से नाराज़ थे, क्योंकि उनको मिलता नहीं था ये राइट्स, और जो चांसेस थे प्रमोशन के, वो भी सिविल और मिलिट्री में वो भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, वर फ्यू, या तो बहुत कम होते थे या नेग्लिजिबल होते थे, मतलब इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। हाईएस्ट पोस्ट इंडियन मिलिट्री में होती थी सूबेदार, और सिविल सर्विसेज में साद्र अमीन, ये पोस्ट थी साद्र अमीन। सिविल सर्विसेज में केवल यही हाईएस्ट पोस्ट थी जो उस टाइम पे इंडियंस को मिलती थी, और ये कुछ बहुत ज़्यादा हाईएस्ट नहीं थी, बाकी सारी ब्रिटिशर्स को मिलती थी।
उसके बाद तीसरा आता है हमारा मिलिट्री कॉज। मिलिट्री कॉज के अंदर क्या है, न्यू रूल्स लाइक क्रॉसिंग द सी। उस टाइम पे क्या होता था, ये माना जाता था कि इन दोज डेज क्रॉसिंग द सी, समुद्र को पार करना, अपनी जो भी आप जहाँ रह रहे हो उसके जो भी समुद्र को पार करके अगर आप दूसरी जगह जा रहे हो तो यू आर लूजिंग वंस रिलीजन, मतलब आप अपना रिलीजन, अपनी कास्ट जो है खो रहे हो, क्योंकि आप अपनी जगह छोड़ के जहाँ आप रह रहे हो, आपका रिलीजन है, आप छोड़ के दूसरे रिलीजन में एंटर कर रहे हो, दूसरी कास्ट के लोगों के पास जा रहे हो। तो उस टाइम पे लोगों का ये बिलीव था कि अगर आप सी को पार करके कहीं और जा रहे हो तो आप अपना रिलीजन जो है और जो अपना कास्ट है वो खो रहे हो। तो ब्रिटिशर्स इस चीज को मानते नहीं थे, उनके लिए तो ये अंधविश्वास था। तो उन्होंने नया रूल निकाला, वो रूल क्या था, क्रॉसिंग ऑफ द सी, दैट इज सी को पार करना। तो उन्होंने कहा कि जो सिपाहीज हैं, मतलब जो इंडियन सोल्जर जो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, कि आपको भाई लड़ाई झगड़ा करने के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा, सी को क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो जब सिपाही से बोला गया कि कंपनी ने कि अब आपको बुर्मा जाना है 1824 में, मतलब सी पार करके, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम इस रास्ते से नहीं, हम लैंड के रास्ते से चले जाएंगे। तो 1856 में कंपनी ने एक रूल निकाल दिया, दैट वो रूल क्या था कि हर एक आर्मी पर्सन के लिए कंपलसरी है कि वो सी को पार करके जाएगा जब भी रिक्वायरमेंट होगी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया, सेंटिमेंट जो थे सोल्जर्स के, जो लोग क्योंकि थे तो इंडियन, वैसे नेशनलिटी में तो वो इंडियन थे, काम वो ब्रिटिश आर्मी के लिए कर रहे थे, तो अपने रिलीजन को तो मानते ही थे, तो उन्होंने उनके रिलीजन की क्या करा, डिसरिस्पेक्ट किया। उसके बाद एज द इंडियन सिपाहीज जो थे, जो एक्चुअली में इंडियन थे, काम ब्रिटिश आर्मी के लिए कर रहे थे, वो उनका बैकग्राउंड तो पूरा एग्रीकल्चर का था, फैमिली तो पूरी एग्रीकल्चर में एंगेज थी। तो उनको देखा देखी जो पीजेंट थे उन लोगों ने भी सिपाहीज का साथ दिया, और इन सिपाहीज के बाद जो इंडियन पीजेंट्स थे वो भी इस रिवोल्ट में शामिल हो गए। नाउ लास्ट हमारा आता है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज के अंदर क्या है, ये भी आप पहले पढ़ चुके हो कि जो पीजेंट्स और जमींदार थे वो बहुत डिससेटिस्फाई थे, क्योंकि इतना हाई टैक्सेस रखते थे ब्रिटिशर्स, और वो पे नहीं कर पाते थे, और उसके बाद उनके जो मेथड थे कलेक्शन के वो इतने हार्ड थे कि आपने नहीं दिया तो आपकी ज़मीन ले ली जाएगी। उसके बाद जो न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज थी, मतलब जो ब्रिटिशर्स ने नई नई टेरिटरीज जो हासिल करी थी, उसके अंदर ब्रिटिशर्स ने जमींदार को हटा दिया था और क्या कहा था कि हम डायरेक्टली पीजेंट से टैक्स को कलेक्ट करेंगे, वरना बीच में जमींदार होता था। उसके बाद अगर वो हाई रेवेन्यू या टैक्स पे नहीं कर पाते थे, थर्ड पॉइंट में है, तो वो अपना लैंड जो थे वो खो देते थे, या फिर दे फॉल प्रे टू मनी लेंडर्स, मतलब प्रे मतलब शिकार, एक मनी लेंडर का शिकार बन जाते थे। आपने पहले पढ़ा है मनी लेंडर कैसे चालाकी करते थे, उनको वो 10,000 लेकर गए हैं लोन और अपने रिकॉर्ड में उसको 20,000 कर दिया, ऐसे करके चालाकियां कर लेते थे, साइन करा लेते थे, वो पढ़े लिखे तो होते नहीं थे लोग। तो लार्ज जो एरियाज जो थे लैंड के, और उसके बाद वो क्या करते थे, फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है कि अगर वो अपना रेवेन्यू नहीं दे पाते थे तो उनका जो लार्ज जो एरिया था लैंड का, उससे क्या कर लेते थे, कॉन्फिस्टिकेटेड। कॉन्फिस्टिकेटेड मतलब क्या होता है, उस पर कब्जा कर लेना, कि अगर आपने लोन नहीं चुका पाए, आपने मनी लेंडर का पैसा वापस नहीं दिया, तो आपका लैंड को वो जब्त कर लेगा और ऑक्शन में बेच देता था। ऑक्शन में अभी आपने पढ़ा है, ऑक्शन सिस्टम होता था जिसमें वो बोली लगाते थे और जिसका हाईएस्ट जो खरीदने को तैयार हो जाता था उसको लैंड बेच देते थे। उसके बाद धीरे धीरे जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे वो भी डिक्लाइन होते जा रहे थे, और जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, जो लोग अपने हाथों से सामान बनाते थे, उनकी तो बिल्कुल ही उनको अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, क्योंकि मशीन्स आ गई थी, तो उनके लिए कुछ बचा ही नहीं था। तो ओवरऑल कंडीशन जो थी वो बहुत ख़राब हो रही थी। अगर पीसेंट्स के लिए तो एक्सट्रीमली ज़्यादा बहुत ही बुरी कंडीशन थी। जमींदार पैसा अलग मांग रहा है, ब्रिटिशर्स पैसा अलग मांग रहे हैं, पैसा नहीं है मनी लेंडर पे जाते थे, मनी लेंडर अलग तरीके की चालाकियां करता था। तो और कितने लोगों ने उस टाइम पे, कितने पीजेंट्स ने और कितने कॉमन पीपल ने उस टाइम पे सुसाइड कर लिया था, मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो इस तरीके से सेल्फ किलिंग कर रहे थे, क्योंकि उनको कुछ बचा ही नहीं था उनके पास। अब जब कुछ है ही नहीं रहने के लिए, पूरी पूरी फैमिलीज थी, तो उन्होंने इस तरीके के स्टेप उठाने शुरू करे। कुछ लोग जगह छोड़ के जाने लगे वहाँ से, बट वही है, जगह छोड़ के जाने लगे तब भी उनके पास कोई चारा तो था नहीं। तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ऐसी हो गई थी कि लोग इतने टाइम से उस चीज़ को सहते जा रहे थे, और एट लास्ट 1857 में उनका आउटबर्स्ट हुआ और उन्होंने ये रिवोल्ट किया। आगे इसके जो दो कॉजेज और हैं और जो भी आगे के टॉपिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
So watch this video very attentively and ask your questions in the doubt class. Thank you so much.